हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पेपर वन के एक ऐसे यूनिट से रिलेटेड जिस यूनिट को आप करके जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं इजीली। और अगर आप इस यूनिट को नहीं कर रहे हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपना जेआरएफ मिस कर सकते हो। थोड़ा सा बुरा लग रहा है सुन के, बट यस, एक ऐसे यूनिट पेपर वन में जिसने बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज किया, फ्रेमिंग जो है बहुत ज्यादा चेंज हुई, और एक ऐसे यूनिट जहां से हमें श्योरिटी है कि हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे, उस यूनिट में जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो अब हमारे लिए वो यूनिट बेसिक यूनिट ना रह के एडवांस यूनिट बन चुकी है। और एक ऐसे यूनिट जो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जेआरएफ क्लियर अगर आपको करना है तो ये यूनिट की कमांड आपको बनानी पड़ेगी और बहुत अच्छे से इस यूनिट को लेके चलना पड़ेगा। तो बताइए किस यूनिट की मैं बात कर रही हूँ। इतना मैं चलती हूँ आगे, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस लेके आती हूँ। ये मेरा फिर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने अभी हाल ही में 2022 में लास्ट ईयर अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है विद जेआरएफ। टीचिंग एक्सपीरियंस है छोटा सा और आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। पेपर वन में आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट को लेके चलती हूँ। पेपर टू कॉमर्स है, तो जो भी एस्पिरेंट कॉमर्स के हैं मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपके लिए क्लासेस चलती हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक अलग डेडिकेटेड कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपके लिए क्लासेस रहती है पेपर वन की एंड पेपर टू की भी, एंड साथ ही साथ कॉमर्स की क्लासेस जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी रहती हैं। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन की, तो आपको यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है, सीएसआईआर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है, डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस की भी हम तैयारी करते हैं पीजीटी लेवल पे, सीटेट की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए, एंड आपको साथ ही साथ टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाती हैं। डिफरेंट और भी रिसोर्सेज जो हैं वो सभी आपको मिल जाते हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एटम 2.0 बैच में। ये एक लेटेस्ट अपडेटेड बैच है जून 2024 के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सिलेबस जो है वो अपडेट होगा, तो आपको सारी अपडेटेड क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली हैं। 18 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही है कि हमें भी एनरोलमेंट लेना है, तो ये डिफरेंट पेपर टू आपको ऑफर किए जाते हैं पेपर वन के साथ साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पेपर टू में क्या बेनिफिट मिलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रहते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, पेपर वन पेपर टू की हैंडबुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड रिवीजन कोर्स यानी कि क्रैश कोर्स भी है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और वो सभी आपको मिलेगा 13,999 में। मैम ये प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो आप सभी की डिमांड पे जो हमारा एटम बैच का एनरोलमेंट था उसको 20 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज आपके लिए लास्ट दिन है एनरोलमेंट लेने का। 20% डिस्काउंट के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड एटम। एटम कोड आप यूज कर सकते हो, केवल पेपर वन के लिए ज्वाइन करना है, केवल पेपर टू के लिए ज्वाइन करना है, या पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आज आपको 20% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या यूनिट हम कवर करेंगे। तो आपके लिए एक ऐसे यूनिट जो बहुत ज्यादा लेवल को चेंज कर रही है वो है पेपर वन में यूनिट 7, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन पास्ट टाइम में एक ऐसे यूनिट थी कि हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी अगर लेके चले मैथ्स की, जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम एवरेज, परसेंटेज, इनको भी ध्यान से कर ले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ध्यान से समझ ले, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता था इन यूनिट्स को कवर करके, इन अरिथमेटिक टेक्निक्स को कवर करके डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी यूनिट्स को कवर कर लेना और 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर लेना। बट 2022 के बाद जो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं 2023 में, तो डीआई का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। बहुत ज्यादा लेंदी डीआई आपके लिए आने लगी है, बहुत ज्यादा मल्टीपल डायमेंशंस आपको देनी स्टार्ट कर दी है यूजीसी ने, एनटीए ने बेसिकली। और आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत टफ बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें से 5 क्वेश्चन जो डीआई के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पूरा पेपर करने में 40 मिनट लगते हैं तो बाकी पेपर करने में, तो डीआई एक ऐसा है
कि आपके 30 मिनट ले लेता है, बहुत बच्चों के 40-40 मिनट भी लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 20 से 25 मिनट तो कम से कम इसमें लगाते हैं, और जिस वजह से बाकी पेपर छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपको ओपन करते ही स्क्रीन दिखाई देता है डीआई का, जिसमें आते हैं 5 बड़े बड़े क्वेश्चन, और जो टेबल है कभी वो पाई चार्ट की फॉर्म में भी आ जाती है, कभी बार ग्राफ की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, कभी लाइन चार्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगी, और कभी टेबल विद डिफरेंट डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था, तो आज भी मैं ये चीज आपको बताऊंगी कि डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे यूनिट को आप कैसे इजी बना सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और कैसे एक करेक्ट अप्रोच के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप इस यूनिट को मोस्ट स्कोरिंग यूनिट बना सकते हो, क्योंकि जेआरएफ हम सबने करना है, और अगर जेआरएफ करना है तो ये यूनिट हमें करनी पड़ेगी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। एंड हमारे पास अभी 5 से 6 महीने का समय है, ये ऐसा समय है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगा, अगर आप अभी से डेली एक डीआई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे विद करेक्ट अप्रोच। बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ, अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए, ट्रिक से चीजें नहीं चलती हैं, बट यस अप्रोच से, एक सही डायरेक्शन से आपको चीजें बहुत ज्यादा फ्रूटफुल देखने को मिलेंगी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपके देखने को मिलेंगे। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सिलेबस है हमारा, जिसमें आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स में बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैटर करता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। अब आपसे ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको नंबर्स दिए जाएंगे, नो, कुछ चीजें आपको दे दी जा सकती हैं, उन चीजों पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको नंबर फॉर्म में लेके आना है, देन अपने डीआई को सॉल्व करना है। एंड ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो ये चीजें अब हमारे लिए जरूरी हो जाती है कि पहले हमें टेबल समझना आना चाहिए, पहले हमें ग्राफ समझना आना चाहिए, देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीजों की वजह से आप देख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इस तरीके की डीआई बन रही है, इस तरीके की डीआई बनना स्टार्ट होती है, फिर इस तरीके की डीआई आपसे पूछी जाती है, देन इसके बाद मिसिंग फिगर्स डीआई, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक पे जो डीआई है वो बनती है, जैसे कि एवरेज स्पीड, इस बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे भी बनी, ठीक है, लास्ट पेपर जो हुआ था, और प्रॉफिट एंड लॉस पे भी बनी, इनकम एक्सपेंडिचर में मिसिंग फिगर्स डीआई बनती है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग डीआई बन रही है, तो कैसे इनको करेक्टली हम सॉल्व करें, क्या चीजों का हम ध्यान रखें, वो सारी चीजें मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको चाहिए 3 चीजें। सबसे पहली चीज राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है कि कोई भी डीआई को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी, देन उसके बाद आप डीआई को सॉल्व कर सकते हो। आप पेपर पेन उठा के डायरेक्टली डीआई सॉल्व करने लगोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चीजों को समझ पाना और उस चीज को हर जगह अप्लाई कर पाना जो आपको हेल्प करेगी आपके डीआई के सॉल्यूशन में। तो राइट अप्रोच क्या है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे मुझे अप्रोच करना है एक डीआई को, कैसे समझना है डेटा को, देन उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो पहले डेटा को समझो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, एंड कैसे ये चीजें मुझे लेके चलनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और करेक्ट अप्रोच में वो चीज आती है, वो ये चीज है कि आपके पास पहले थोड़ी सी नॉलेज हो कुछ बेसिक चीजों की। और वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो अरिथमेटिक टेक्निक है, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशो। परसेंटेज के साथ साथ रेशो के साथ साथ हम बात करें तो फ्रैक्शंस की भी आपको नॉलेज हो तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना जानते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना जानते हो, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी यहाँ पे हो जाती हैं। और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है करेक्ट अप्रोच में कि कैसे मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगी, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आती हैं, बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आती है आपको, तो आप एक डीआई को अप्रोच करने के लिए रेडी हो। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हमने समझ लिया, एवरेज का कंसेप्ट समझ लिया, परसेंटेज समझ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ लिया, हर चीज हमें आती है, बट हम अप्लाई नहीं कर पाते। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में यहाँ पे चीजें क्या आती हैं, यहाँ पे आएगी कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हो, तरीका क्या होगा कैलकुलेशन करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे 1200 का 33% निकालना है, तो मेरे लिए ये 1200 का 33% निकालना कैसे निकलेगा। हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 33 है तो 30 + 3 मुझे कर देना है। ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। ये चीज आपके माइंड में क्यों आनी चाहिए, क्योंकि 30% निकालना इजी है, 10% निकाल लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
फिर ये जो 30% निकलेगा इसका 10% कर दो, आपके पास 3% आ जाएगा। 33% आपको नहीं निकालना पड़ेगा, 12 को 33 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 1200 का 10% निकालो 120, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 360, अब उसमें 10% यहाँ पे जोड़ दो 36, तो 396 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी है, दूसरी चीज आपको समझनी है। अब हमने रेशो सीखी, रेशो सीखने का फायदा क्या है, अब रेशो को यूज कैसे करना है। अब मेरे पास कोई नंबर है, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 343, ठीक है, एंड दूसरा नंबर मेरे पास है, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 294, ठीक है, 343 और 294 एक नंबर है। अब मुझे इनमें नंबर्स में चीजें फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैं इनको रेशो में ले लूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर लूं, रेशो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई देता है, मेरे को ये चीज दिखाई देती है, दोनों ना 7 के टेबल पे कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पे देखा तो 49 बनता है, यहाँ पे देखा तो कितना बन रहा है, 42 बन रहा है। फिर आगे मेरे को एक और चीज दिखाई देती है, तो 7 के टेबल पे दोबारा जा रहे हैं, तो ये गया 7 पे, ये गया 6 पे, तो मेरे को नंबर मिल गया 7:6। अब मैं पूरा पूरा नंबर ना लेने की बजाय 7:6 लेके चलूंगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताओ, ये जो 294 है 343 इस नंबर से कितना बड़ा है, तो ये ऐसे करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आप कर सकते हो कितना बड़ा है, 1/6 बड़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, 1/6 हमने ये चीज सीखी थी, किसका होता है, 16:2/3 परसेंटेज होता है। तो आपके पास बिल्कुल इजीली एक आंसर निकल के आ जाएगा कि 1/6 बड़ा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बड़ा है, इससे कंपेयर करना है, 1 बड़ा है, ठीक है, तो आप इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि आपसे ये पूछा जाए कि ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ये 7 है और ये 6 है, 1/6 ज्यादा है, सेम वही चीज। अगर ये पूछा जाए ए है ये 7, बी है ये 6, ए कितना परसेंट है बी का, तो 7/6 इंटू 100 आपको कर देना है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, 1/6 से 16:2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से, तो आप 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 आप साइड में लेके चलेंगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब इसके बाद और क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि आप ये बताइए कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मान लो एक नंबर है मेरे पास 294, ठीक है, 294 एक नंबर है और मुझे इसको मेजर करना है कितना प्रतिशत है, किससे, 250 से। अब मेरे को इसको मेजर करना है कि 250 का कितना प्रतिशत है, 294। अब मैं क्या करूंगी, कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी। तो यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो ये चीज है कि आप इसको 1 लेके चलो, इसको 5 पे लेके चलो, तो यहाँ पे 294 इंटू 2/5 आ गया, तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना बड़ा नंबर नहीं है। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको अप्रोक्सीमेशन में लेके जाओ, आप इसको 300 बना लो, ठीक है, और यहाँ पे 250 है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 6 पे, 6/5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 20 पे चला गया, 120%। अब ये क्या है, ये है अप्रोक्सीमेशन, कि मैंने 294 को 300 लिख दिया, 6 इसमें ऐड किए एंड 6 ऐड करके मेरा बहुत सिंपली आंसर आ गया। अब ये आंसर आया है 120, तो क्या ये करेक्ट आंसर है, पेपर में आपको एक आंसर दे रखा है मान लो 118 और एक आंसर दिया हुआ है 120, तो आप क्या आंसर लगा के आओगे, तो मैं आंसर लगा के आऊंगी 118। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने इस नंबर को थोड़ा बड़ा किया था अपना आंसर इजी बनाने के लिए, तो जो मेरा यहाँ पे कैलकुलेटेड आंसर है वो मेरा एक्चुअल आंसर से ज्यादा है, तो एक्चुअल आंसर मेरा इससे कम होगा, तो आंसर मेरा 118 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, ये तरीके रहते हैं कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 118 मैंने कैसे लिखा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 250 से मुझे कंपेयर करना है 294 को। अब यहाँ पे देखो 250 का अगर 1% में लूं तो निकलता है 2.5,
2% लूं तो निकलता है 5, 1% ढाई है, 2% की वैल्यू 5 है। मैंने यहाँ पे 6 जोड़े थे, 6 जोड़े थे मतलब 2% से थोड़ा सा ज्यादा जोड़ा था, तो वही 2% यहाँ पे कम हो गया, 118 के अप्रोक्सीमेटली मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये टेक्निक होती है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, और ये टेक्निक आपको तभी हेल्प करेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो डीआई जैसे यूनिट में ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देन इसके बाद आप एवरेज सीख रहे हो, तो एवरेज में आपको क्या चीज हेल्प करती है कि आप कॉमन कैसे ले सकते हो। एक नंबर को कॉमन लो, जितना ज्यादा कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट में चीजों को कम से कम रखो, सो दैट वो कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत इजी हो जाए। एंड कैलकुलेशन पार्ट जब आपका इजी हो जाएगा तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रैक्टिस करते हुए जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आपसे रेशो में क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछा जाता है ना कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट, बताओ इस ईयर में कितनी रेशो है, तो आप टोटल प्रोडक्शन लेते हो, जितना शेयर है वो शेयर लेते हो, और जो भी पैरामीटर्स दिए होते हैं उनको लेके चलते हो। तो रेशो निकालते हुए जो भी पैरामीटर्स हैं उनको एज इट इज लिखो, जो नंबर कॉमन है उनको कैंसिल आउट करते रहो। जैसे कि टोटल प्रोडक्शन है 90,500, ठीक है, ए प्रोडक्ट का शेयर यहाँ पे 25% है, ठीक है, और एक और डायमेंशन हमें दे रखी है कि इतनी प्रोडक्शन आप कर रहे हो 3:4 में कर रहे हो, तो 3/7 है। यहाँ पे आप कर रहे हो 90,500 टोटल प्रोडक्शन है, इसका जो शेयर है वो है यहाँ पे लेट अस सपोज 28%, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो 4/7 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 90,500 से इस 90,500 को कैंसिल कर दो, देन इसके बाद इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दो। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू बची है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 75 वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 28 को 4 से गुना करना है, तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 112 वैल्यू बच रही है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये किसी चीज पे कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, 75 है और 112 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको पूरा सोल्व करोगे पहले, फिर इसको पूरा सोल्व करोगे, बाद में कैंसिल आउट करोगे, इससे बेहतर है पहले चीजों को एज इट इज लेके चलो, देन उनको सोल्व करो। सेम यही चीज परसेंटेज में भी आपको यूज करनी है। अब इसका ये कितना प्रतिशत है, तो पहले इसको लिखो पूरा, डिवाइड में इसको लिखो, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो नॉर्मल कॉमन पोर्शन है उसको कैंसिल आउट करते रहो, एक बेसिक सी वैल्यू आपकी बचेगी, उससे आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब रेशो में ऐसे निकला, परसेंटेज में वो 112 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको फिर आप आगे सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करेंगे 3 3 जा 9, 22 है, 7 जा 21, तो मैं 111 ले सकती हूँ इसको अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। 37 इंटू 4 आपको करना है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो 148, तो यस आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 148 या 149 आंसर आ जाएगा, और वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कि इतना प्रतिशत है ये इस चीज का। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में लेके आनी है डीआई को पहले अटेम्प्ट करने से पहले, ये चीजों के साथ आपको फेमिलियर होना है, आपको फ्रैक्शंस के साथ फेमिलियर होना है कि आप कैसे फ्रैक्शंस बना सकते हो, ठीक है। 1/7 जो है उसको 14:2/7 लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। 16:2/3 कैसे बनता है 1/6, तो 1 से लेके 1/20 तक कम से कम आपको फ्रैक्शन पता होने चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन किस परसेंटेज का है, ठीक है। यहाँ पे 9:1/11 जो है उसका क्या मतलब है, 11:1/9 जो है उसका क्या मतलब है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता होगा तो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन जब इजी हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलेगा, एंड कॉन्फिडेंस जब मिलेगा तो आप इस तरीके से करते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, और स्पीड इंक्रीज करना और आपका टारगेट पूरा हो जाना कि मेरा एक डीआई 10 से 12 मिनट में सोल्व हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पीड बाद में आएगी, सबसे पहले राइट अप्रोच कि पहले टॉपिक को कवर करो, देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड पे फोकस करना है। अब जैसे जैसे इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन इज नॉट स्पीड, कैलकुलेशन आपको एक करेक्ट प्रैक्टिस करवाएगी। कैलकुलेशन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी, और स्पीड जब बढ़ेगी तो आपका टाइम कम होगा, और टाइम जब कम लोगे तो ऑटोमेटिकली एक 5 क्वेश्चन जो है आपके 10 नंबर जो आपको देते हैं वो आप 10 से 15 मिनट में ले लोगे मैक्सिमम, अदरवाइज आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। कभी भी ये मत सोचो प्रीवियस ईयर में ये डीआई आई थी तो इसी से ही स्टार्ट करना है, नो, बेस बनाना है तो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आओगे इन लेवल की डीआई पे। डायरेक्टली ये लेवल की डीआई को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे,
पहले क्या करना है, पहले बेसिक्स को कवर करना है, बेसिक्स पहले होंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे आप जाओगे, धीरे धीरे एक एक डायमेंशन को बढ़ाते हुए जाओगे। अगर आपने ऑलरेडी की हुई है बेसिक्स की प्रैक्टिस, सिर्फ रिवीजन करनी है, तो आप यहां से करो। बट फिर भी एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि आप पहले जो बेसिक्स डीआई है उनको सॉल्व करिए, जो थोड़ी इजी लेवल की डीआई है उनको सॉल्व करो, फिर उसके बाद केसलेट को सॉल्व करना स्टार्ट करो। वो चीज आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देती है। इस वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही था कि मैं आपको ये चीज समझा पाऊं कि इस यूनिट को अप्रोच कैसे करना है। अगर आपको मैं सीधा डीआई सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूं और ये चीजों को क्लैरिटी ना दूं आपको, और ये चीजें आपकी क्लियर ही ना हो, आपको पता ही नहीं है कि एवरेज क्या है, परसेंटेज क्या है, रेशो क्या है, तो आपको नई चीजें समझ आएंगी। इन चीजों पे काम करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है, कैसे कैलकुलेट करना है चीजों को, उन पे काम करना है। वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये 119 है और यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है। तो 119 का 4/7 अगर आपको ये निकालना है कि किन लोगों ने यहाँ पे चेस में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे आप ये चीज देख पाओगे कि ये नंबर जो होता है ना, वो नंबर कट हो रहा होता है। देखो जैसे कि 119 है, 7 के टेबल पे 1 पे जाएगा, 4 बचा, 49 7 पे जाएगा, 17 इंटू 4 करना है, 68 हो गया। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करती हैं। ये आपको नंबर्स इसी तरीके से दिए होंगे जो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो कैलकुलेशन को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, इजी रखना है, और वही चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। अब 130 का 8/13 आपको करना है, तो 13 को कैंसिल करो 10 पे, 80 आपके पास आंसर आ जाएगा। किसी को भी आप कैंसिल आउट करके देख लो, 88 है, 7 4 है, 11 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 110 है, 8 और 5 है, बट यहाँ पे 240 है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको दिया होगा जहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहा होगा, और अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जहां पे सोल्व नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, बट बाकी सब में सोल्व हो जाएगा। तो आप जो कॉमन पोर्शन ले लोगे, वो कॉमन पोर्शन लेके आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये चीजों पे हमें ध्यान रखना है। अभी स्टार्टिंग में ही मिसिंग फिगर डीआई करने नहीं भागना है, स्टार्टिंग में कंसेप्ट को समझना है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट होता है, इसको समझो पहले, तो फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट करो। अब इनकम और एक्सपेंडिचर ना देके इनकम और इन्वेस्टमेंट दे दिया, अब मैम क्या करें? तो एक्सपेंडिचर भी तो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट भी तो कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हो, तो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वहां पे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया तो वो भी आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मैम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दे दिया, इन्वेस्टमेंट पे ही तो रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे ही तो होता है। तो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट करो, आपके पास इनकम निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होंगी, तो आपके लिए डीआई को समझना इजी हो जाएगा। डीआई पहले समझो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। पहले समझना जरूरी है कि मुझे करना क्या है, कहां तक पहुंचना है, वो चीजें आपको समझनी है। फिर उसके बाद इन चीजों पे ध्यान रखना है कि मेरे को कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो भी टोटल नंबर्स भी दिए हैं, फिर खाली मेल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक चीज को समझो कि कैसे इसको डेटा मुझे दिया हुआ है, क्या इसकी वैल्यू मेरे पास है, सो दैट मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं। इसकी वैल्यू मेरे पास है तो यस मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं। अब कॉमन चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करो डीआई में। जैसे ये भी 21 है, ये भी 21 है। अब मेरे को नहीं पता कि टोटल वैल्यूज तो अलग अलग है या सेम है, अलग अलग ही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल मेल्स एंड फीमेल्स है, ये सिर्फ मेल्स है। तो ये नंबर अलग है बट परसेंटेज सेम है। अगर मुझे फीमेल्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 21% ले लूंगी टोटल में से मेल्स को माइनस करके, डायरेक्टली मेरे पास फीमेल्स की नंबर आ जाएगा, फीमेल का नंबर आ जाएगा, कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं इस ग्रुप में। कैसे? क्योंकि ये परसेंटेज सेम है। अगर मान लो आपके पास नंबर सेम हो जाते हैं, नंबर क्या है हमारे पास, सेम हो जाते हैं। नंबर सेम कैसे हो रहे हैं? मेरे पास एक नंबर है 1500, उसका है 10%, और मेरे को डिफरेंस लेना है, दूसरा नंबर भी मेरे पास 1500 है, उसके 15% का। अब ये जो नंबर है वो कॉमन है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिफरेंस लेना है ना, इनका डिफरेंस निकालना है इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज का डिफरेंस ले लेंगे। इस 1500 को कॉमन रखो, 5% का डिफरेंस है, 1500 का 5% निकाल लो यानी कि 75, और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको मैं 150 लिखूं, फिर मैं इसको 225 लिखूं, नहीं, ऐसे करके डिफरेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली परसेंटेज का ही डिफरेंस निकाल लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब मैंने 150 का 5% निकाला, मैंने कैसे निकाला, मैंने 10% निकाला और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया।
10% निकालना कितना इजी है, एक जीरो को हटा दो, 1500 का 10% 150, उसका आधा कर दिया मतलब 150 का आधा 75। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड। और अगर ऐसे करूंगी तो 30 सेकंड, 40 सेकंड, इतना टाइम लगेगा। तो मैंने 30 सेकंड बचाए, वो 30 सेकंड बचे हुए मैं दूसरे क्वेश्चन में लगाऊंगी। 3-4 क्वेश्चन में इतना टाइम बचा के 5वें क्वेश्चन में अगर 2 मिनट लग रहे हैं तो क्या दिक्कत है, मैंने यहाँ पे टाइम बचा लिया। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अगर मेरे को डीआई का एक क्वेश्चन में 10 सेकंड में कर पा रही हूँ या 20 सेकंड में कर पा रही हूँ, तो बचा हुआ टाइम दूसरे क्वेश्चन में दूंगी ना। कलेक्टिवली आपको लेके चलना है 10 से 15 मिनट का टाइम एक डीआई में, और उसके लिए ही यहाँ पे आपको चीजों को लेके चलते हुए, सोल्व करते हुए चलना है। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। फिर इसके बाद लास्ट में आप इस पॉइंट पे आओगे कि मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड से रिलेटेड, मेरे को यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, डीआई सॉल्व करनी है। क्योंकि पहले आप उनको समझोगे, उन बेसिक्स को समझने के बाद यहाँ पे आओगे, और जो वो कैलकुलेशन में चीजें मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीजें आप समझो, उन चीजों को समझ के आपके लिए इजी होगा चीजों को कवर कर पाना। तो पहले उन सारी अप्रोचेस को क्लियर करो, स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, देन स्पीड आपकी बढ़ेगी, फिर आप एडवांस लेवल पे पहुंचोगे। तो एडवांस लेवल पे पहुंचना बाद में है, पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस पे जाना है। और अभी 2 महीने तक बेसिक्स पे ही लगे रहो। जितना बेसिक्स को टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके मन में आएगी ये चीज कि मेरे को 2023 दिसंबर वाले डीआई करने हैं सबसे पहले, बट नहीं करने हैं। बेस बना लो, जब बेस बन जाएगा, जब रेडी हो हर क्वेश्चन को समझ के करने के लिए, तो आगे जंप करने का फायदा है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक दिन बेसिक बना रहे हो, एक हफ्ता कर रहे हो, 2 हफ्ते कर रहे हो, फिर एकदम जंप कर रहे हो, तो आपको लगेगा 2 हफ्ते वेस्ट कर दिए। हमें ये चीज अपने अंदर नहीं आने देनी है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें करो। जो बिगिन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पूरी की पूरी यूनिट को कवर कर पाना और इसको स्कोरिंग यूनिट में कन्वर्ट कर पाना। और अगर आप ऐसे पेपर से हो जहां पे कट ऑफ 200 तक जाती है, ठीक है, जहां पे पेपर टू बहुत टिपिकल बनता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको इन यूनिट्स को भी अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ हाई जा रही है। और जो रेयर पेपर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना। 220 तक, 225 तक, 210 तक कट ऑफ जाती है जेआरएफ की, नेट की 205 तक। तो आपके लिए इसमें एज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डीआई मैथ्स में एज ले लेते हो तो बहुत बच्चे हैं जो आपसे पीछे हैं अभी, जो मैथ्स डीआई से डर रहे हैं। अगर आप उनमें से हो कि मैं मैथ्स और डीआई को सॉल्व करूंगी, मैं मैथ्स और डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। और ना केवल सिर्फ मैथ्स डीआई में, बल्कि और यूनिट्स में भी, पेपर 2 में भी अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसमें भी, हर जगह से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी और आपका टाइम सेव आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीजों पे फोकस करिए। स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी जैसे जैसे कैलकुलेशन जिस तरीके से मैंने बताई है वैसे करना स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मेरे से अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं हो रहा, मैं अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर रही हूँ, आंसर गलत आ रहा है, कोई नहीं, आने दो, इंप्रूवमेंट ही हमें करनी है। हम कोई फाइनल टेस्ट नहीं दे रहे। आपकी समेटिव इवैल्यूएशन जून में होगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी तो करनी है ना पहले। तो थोड़ा थोड़ा सीखो, गलतियां करो, उन गलतियों को इंप्रूव करना है। उसके लिए ट्राई करो, अभी से ही, आज से ही स्टार्ट करो डीआई को सॉल्व करना। आपके लिए मैं वीडियोस जरूर डालती रहूंगी, आएंगे वीडियो, स्टार्ट कर रहे हैं हम बहुत जल्द, और वहां पे आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो भी इसीलिए है कि आप बेसिक्स को क्लियर करो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। ये कैलकुलेशन कल मैं बता रही थी आपको कि कैलकुलेशन करनी है, आज मैंने आपको बताया कि कैसी कैलकुलेशन की मैं बात कर रही हूँ। उन चीजों पे आपको फोकस करना है। ये चीजें आपके लिए जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए पेपर जो है, यूनिट जो है, वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान रखिए। कल भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लेके आऊंगी, उस पर भी हम इसी तरीके से बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, पहले करने से पहले समझेंगे कि डिमांड क्या है पेपर की, कैसे अपने आप को तैयार करना है, देन उसके बाद तैयारी करते हुए चलेंगे। क्योंकि समझना भी उतना जरूरी है जितना करना जरूरी है। प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्शन लेने से पहले। तो प्लान करना है अच्छे से, देन एक्ट करना है। मैंने आपके लिए ये चीज कर दी है, आपको काम करना है इस पे। आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, कैलकुलेशन पे काम करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ कैलकुलेशन को। जो भी प्रीवियस डीआईज आपके पास है 2018-19 वाली हैं, उन पे फोकस करो। बेसिक्स ऑफ डीआई सर्च करो एंड बेसिक्स डीआई से स्टार्ट करो कि कैसे चीजें पूछी जाती हैं आपसे। एवरेज परसेंटेज रेशियो पे काम करना स्टार्ट करो। बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस में लेके आ रही हूँ। एंड आज 1 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, जो भी कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं,
ठीक है, एजुकेशन के एस्पिरेंट्स हैं जिनका भी पेपर 2 अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा पे, तो आज से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 का, 20 दिसंबर है। तो 1 PM मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ आज पहला ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें पूरी प्लानिंग जो मेरी पेड पे रहेगी वो सारी मैं डिस्कस करूंगी। कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सब कुछ आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा, और ये यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि जो मैं तरीके से पढ़ा रही हूँ आप भी उस तरीके से पढ़ते हो और आपका पेपर कॉमर्स है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए ज्वाइन करना है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए ज्वाइन करना है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 का ओरिएंटेशन सेशन आपके लिए आ रहा है आज दोपहर 1 बजे। ठीक है, तो जुड़िएगा जरूर, अच्छे से चीजों को समझते हुए चलेंगे, क्या चीजें कैसे पूछी जा रही है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या ट्रेंड रहा है प्रीवियसली, वो सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और क्या मेरी स्ट्रेटेजी है आपका जेआरएफ क्लियर करवाने के लिए, हमारा जेआरएफ क्लियर करने के लिए, वो सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत अमेजिंग एनालिसिस वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कैसे अप्रोच करना है वो चीजें आपको समझा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले समझना, और उन चीजों को समझ के अपनी तैयारी स्टार्ट करना। विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। एंड कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। एंड अगर आपको लगता है कि आप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो आप लोग जरूर लाइक कर सकते हैं वीडियो को एंड शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे आज 1 बजे। थैंक यू।